प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो कुछ दोस्तों, आज टेम्परेचर का पार्ट 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन टेम्परेचर से रिलेटेड बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हूँ। जो मित्र हो, दोस्त हो या बच्चे हो, ये क्वेश्चन पर बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन अगर उसको याद है तो समझो कि उस स्टूडेंट या मित्र या दोस्तों को अपने आप लेवल पर बहुत अच्छे से तैयारी हो। साइंस लेवल में, वो फिजिक्स टेम्परेचर में जिस स्टूडेंट को ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर उस दोस्तों को पूरा अच्छे से अगर क्वेश्चन याद है तो समझ लो कि वो विद्यार्थी को बहुत अच्छे से लेवल साइंस में याद है। देखो दोस्तों, कल मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था सी और के सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन बताया था। यानी सी बराबर होता है के प्लस 273 डिग्री और के बराबर होता है सी बराबर होता है के माइनस 273 डिग्री और के बराबर होता है सी प्लस 273 होता है, सी प्लस 273 होता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं क्या लेके आया हूँ। अगर पिछले वाला सूत्र अगर याद नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए सी और के एफ वाला ये सब क्वेश्चन रिलेशन जो सूत्र बन रहा है उसको एकदम कंठास याद कर ले। अगर वो सूत्र याद कर लेते हैं ना तो उसमें एक जो आता है क्या बोलता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो रिलेशन वाला जो चार्ट आता है जो, ठीक है दोस्तों। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिएगा, ठीक है। यदि जल का हिमांक, हिमांक के मतलब क्या होता है? हिमांक के मतलब होता है जमना। हिलाम के मतलब होता है जैसे बर्फ जमता है ना, उसी को हिमांक बोलते हैं। यदि जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फारेनहाइट तथा केल्विन स्केल पर कितना होगा? ठीक है दोस्तों, मैं एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ। एक कैलोरी में कितने जूल होता है, एक बार तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फारेनहाइट तथा केल्विन स्केल पर कितना होगा? उष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं? ठीक है। यदि मानव शरीर का समान तापमान इतना डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फारेनहाइट तथा केल्विन स्केल पर क्या होगा? उष्मा संचरण की कौन सी विधि ठोस में होती है? सेल्सियस तापमान को कितने भागों में बांटा गया है? फारेनहाइट स्केल को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? उष्मा संचरण की कौन सी विधि सबसे तेज होती है? उष्मा संचरण की कौन सी विधि द्रव एवं में एल्कोहल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? या एल्कोहल का हिमांक बिंदु क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि द्वारा जाती है? उष्मा आती है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा किस विधि, उष्मा किस विधि, हाँ, उष्मा के किस विधि में, उष्मा के किस विधि में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर वो स्टूडेंट लोग या विद्यार्थी या मित्रों को क्वेश्चन याद है समझ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूँ, अब इसका मैं जवाब देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यदि जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट और केल्विन पर कितना होता है दोस्तों? फारेनहाइट पर होता है दोस्तों, इसका मैं बताता हूँ। फारेनहाइट बता भी दूंगा। 32 फारेनहाइट होता है दोस्तों और केल्विन पर होता है 273 केल्विन होता है दोस्तों। 273 एक कैलोरी में कितने जूल होता है दोस्तों? एक कैलोरी में 4 हाँ, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फारेनहाइट पर कितने होते हैं? यदि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फारेनहाइट तथा केल्विन पर कितने होते हैं? ठीक है दोस्तों, फारेनहाइट पर कितना?
फ़ारेनहाइट पर होता है दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन बनाने के लिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। इसका जवाब ये है दोस्तों। उष्मा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जो वन लाइनर शॉर्ट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगर याद कर, मैं बता दिया ना, जो अगर याद कर दिया ना क्वेश्चन, अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर उनको तैयारी है, ठीक है। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं? ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती है दोस्तों। ऊष्मा संचरण की कितनी विधि होती है? 3 विधि। कौन कौन? जो मैं लिख देता हूं। चालन, संवहन, चालन संवाहन में से इस बार एलपी टेक्नीशियन भर भर के इतना सेट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ग्रुप डी में आया एकदम। ये सब बहुत चुनिंदा चुनिंदा, अगर ये सब नहीं याद किया ना, समझो दोस्तों फिजिक्स में साइंस में कुछ भी याद नहीं किया है क्वेश्चन, ठीक है। यदि मानव शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में कितना होगा? फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में कितना? कौन सी विधि ठोस में होती है? ऊष्मा संचरण की 3 विधि होती है। चालन होती है, संवहन होती है, विकिरण। ये वाला लैंग्वेज चालन संवहन विकिरण वाला एकदम कंठा से रट लो परिभाषा दोस्तों, इससे जो रिलेटेड जितना होता है ये, ठीक है। ऊष्मा संचरण की विधि चालन विधि होती है। चालन विधि में क्या होता है ना दोस्तों, मैं थोड़ा इसको हिट बता देता हूँ। चालन विधि में क्या होता है, चालन विधि में क्या होता है ना कि यहाँ तुम गर्म करोगे ना मोमबत्ती से, यहाँ अगर गर्म करोगे तो गर्म फैलते फैलते यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। गर्म कर रहे हो यहाँ पर ही, यहाँ पर ही वाला केतली होता है जिसको लकड़ी का हाथा चढ़ा दिया जाता है ताकि हाथ जले नहीं। तो कहने का मतलब इसका सेंस कैसे याद कर, कैसे लॉजिक बनाओगे से, कैसे मैं ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में? इसका चालन विधि में होता है। पहले इसका जवाब दे देता हूँ। तो चालन विधि में ठोस होता है, तो ये जो रडवा जो रहता है जो ठोस है ना होता है दोस्तों, है इसको समझने का तरीका भी समझ ले जाओ, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे, कि कैसे वहां पर या 7 दिन के लिए याद करना है, लंबे समय के लिए। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि ठोस में होती है? तो चालन विधि। चालन विधि एक ऐसा विधि है जिसमें रड को एक सिरा पर गर्म किया जाता है तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। लेकिन चालन विधि में ये भी एगो क्वेश्चन देता है दोस्तों, कि चालन विधि में ये क्वेश्चन देता है कि चालन क्या बोलता है, चालन विधि में कौन सी, हाँ चालन, इसमें प्रक्रिया है ना, इसमें माध्यम का कण स्थिर भी रहता है। ये भी क्वेश्चन पता है कि ऊष्मा संचरण के किस विधि में माध्यम के कण स्थिर रहता है? माध्यम के कण स्थिर रहता है दोस्तों, इसमें जो रड का जो कण होता है ना, ये थोड़ी चलता रहता है, ये तो अस्थिर है। यहाँ पर भी कण स्थिर है, यहाँ पर स्थिर है, यानी एक दूसरे को हिट करते हुए बढ़ता है। उसको इसको गर्म किया तो फिर इसमें टच में रहता तो भी गर्म होता है, उसको टच में रहता तो भी गर्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ऊष्मा संचरण के किस विधि में माध्यम के कण स्थिर रहता है? तो चालन विधि होता है। ऊष्मा की कौन सी विधि है जिसमें धीरे धीरे होता है? तो चालन विधि में ही होता है। चालन विधि से 2-3 क्वेश्चन उठता है दोस्तों, ठीक ना। ऊष्मा की कौन सी विधि है जिसमें धीरे धीरे होता है या धीमी गति से होता है? तो यानी चालन विधि होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चालन संवहन विकिरण से तो रिलेटेड 100% यानी 99% समझो कि 100 सेट कर रहा है ना एग्जाम, उसमें कहीं ना कहीं पूछ ही दिया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन, सेल्सियस तापमान को कितने भागों में बांटा गया है? तापमान को बराबर बराबर कितने भागों में बांटा गया है? तो 100 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। 0 से लेके चाहे 100 भाग लिखो, 100 भाग में बांटा गया है, 100 भाग में बांटा गया यहाँ।
यानी जिसमें न्यूनतम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसी पर क्वेश्चन पर पूछता है कि हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उबलना, जिस ताप पर उबलता है उसी को क्वथनांक बोलते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। फ़ारेनहाइट स्केल को कितने बराबर बराबर भागों में बांटा गया है दोस्तों? फ़ारेनहाइट स्केल को 180 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी इसका जवाब होगा 180 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, कहां से लेके कहां तक, यानी इसका 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक, 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि सबसे तेज होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चालन हो गया, संवाहन हो गया, विकिरण हो गया। विकिरण विधि को सबसे तेज इसीलिए माना गया है, जो सूरज से आने वाले जो रोशनी होता है, जो पृथ्वी को गर्म करता है, वही सबसे तेज होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सूरज की रोशनी को माना गया है। ठीक है, सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर कुछ सभी जीव जंतु या वस्तु को गर्म करता है, यानी सूरज की रोशनी जिस माध्यम से पृथ्वी पर आती है उसी को विकिरण कहते हैं। ठीक है, विकिरण विधि है ना दोस्तों, बहुत फास्ट चलता है, वहां से चलता है तुरंत 8 सेकंड में तो यहाँ पहुंच ही जाता है, यानी इस विधि को सबसे फास्ट भी कहते हैं। और विकिरण विधि एक ऐसा विधि है जिसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। कि किस ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की जरूरत नहीं होता है? विकिरण विधि में ही माध्यम की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि सबसे तेज होती है? विकिरण विधि होता है दोस्तों। विकिरण विधि, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि सबसे तेज होती है? ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि सबसे तेज होती है? अगला, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि द्रव एवं गैस में होती है? हाँ दोस्तों, ऊष्मा की कौन सी विधि, चालन विधि ठोस में होता है, वो तो बिना माध्यम की हो गया। संवाहन विधि एक ऐसा विधि है जो द्रव एवं गैस है। संवाहन विधि का उदाहरण बताइए भाई, बता देता हूँ। संवाहन विधि का उदाहरण विधि सबसे अच्छा विधि है कि जब तसला हो या बर्तन में पानी गर्म करते हो ना, तो पानी जब खौलने लगता है तो वही तो संवाहन विधि का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछता है कि केतली में बना चाय गर्म होना किस विधि का उदाहरण है? केतली में बना चाय गर्म होना किस विधि का उदाहरण, या केतली में पानी का गर्म होना किस विधि का उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना संवाहन विधि का। संवाहन विधि में क्या होता है, माध्यम का कण गतिशील होता है, गतिशील होता है तभी तो ऊपर बुलबुला निकलने लगता है और नीचे से भी आवाज आने लगता है, उसमें सब बाष्पीकृत होने लगता है तो खोलने लगता है। तो ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है जो द्रव एवं गैस में होता है? तो यानी संवाहन विधि होता है दोस्तों। थोड़ा मार्कर है जो थोड़ा संवाहन विधि होता है। संवाहन विधि होता है। पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? पारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है दोस्तों। ठीक है, एल्कोहल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है दोस्तों? एल्कोहल जमता है -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसीलिए दोस्तों जहां ज्यादा ठंडा रहता है, जहां पारा काम नहीं करता, इसीलिए वहां पर एल्कोहल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। पारा है जो -49 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां -50 डिग्री सेंटीग्रेड, माना जहां -70 डिग्री सेंटीग्रेड है वहां पर थोड़ी पारा थर्मोमीटर का यूज होता है, वहां पर एल्कोहल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। देखो, सूरज से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा होता है? सूरज से आने वाली ऊष्मा है जो पृथ्वी पर पहुंचती है, विकिरण विधि द्वारा होता है। विकिरण विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों। विकिरण विधि एक ऐसा विधि ऊष्मा का संचरण होता है जिसमें बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, ऊष्मा की किस विधि में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है? विकिरण विधि में 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर वहां पर थोड़ी वायु है, कुछ नहीं है, फिर भी सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आ जाता है। 200-300 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ी वायु है, फिर भी पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पहुंच जाता है। इसीलिए तो बोला गया है
कि विकिरण एक ऐसा विधि है जो बिना माध्यम के भी संचरण में आ जाता है। अगर माध्यम की जरूरत रहता तो फिर कैसे आता, नहीं आ पाता। विकिरण विधि हो गया। ठीक है दोस्तों, वन लाइनर शॉर्ट जिस विद्यार्थी को याद है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ रिलेटेड सेंटीग्रेड और केल्विन में मैंने एक ऐसे जो किताब में जो चार्ट लिखा रहता है इसका मैं थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा करके बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बता देता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी तैयारी आजमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिटाता हूं। जो मैंने पिछले वीडियो में सी और केल्विन का जो रिलेशन बनाया हूं दोस्तों, उसका व्यंजक सूत्र कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उस सूत्र को तो तुम कंठा से रख लिया करो। कंसेप्ट क्लियर करो, भले क्वेश्चन कम पढ़ो लेकिन कंसेप्ट से तो सब तैयार होता है दोस्तों। ठीक है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रिलेटेड फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कैसे बदलते हैं दोस्तों। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो याद है दोस्तों, कल मैं सूत्र बताया था, जो देखो कैसे मैं सूत्र बताया था, C/5 कल मैं तरीका बताया, सी छोटा है तो छोटा के सामने 5 लिखना है, एफ बड़ा है तो बड़ा के सामने नीचे 9 लिखना है। वहाँ तत्काल थोड़ा गलती हो जाता है कि 9 यहाँ था कि 5 यहाँ था, इसीलिए उसको लॉजिक मैंने बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दूसरा बात, इसमें 4 राशि है कितनी, 2 4 राशि है, सी और एफ है। सी दिले रहेगा, ए पूछेगा, एफ दिया हुआ रहेगा तो सी पूछेगा, इसमें से 2 एक गायब रहेगा। यहाँ सी बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखो, तो सी बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। 9 ती पूरा 0 आई, 3 से गुना करेंगे तो चलो फिर एक बार डिटेल से और लिख देता हूँ, तो ये भी 0 बराबर, इसीलिए ना बोलता है 32। ये सूत्र है ना दोस्तों, एकदम कंठा से ग्रुप डी टेक्नीशियन, एलपी टीचर हो, कोई भी होता है जो तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल करता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। ये तो दम सूत्र रख लिया करो दोस्तों। ठीक है, अपन को एफ बराबर तो निकल गया दोस्तों, एफ बराबर का जवाब आ गया कितना, 32 फ़ारेनहाइट। केल्विन है, केल्विन का दोस्त बताया था सी और के में सी छोटा है के बड़ा है, जब सी की ओर छोटा की ओर आएंगे तो घटा के आंसर देंगे 273 में से, और केल्विन निकालने का रहेगा तो सी में 273 जोड़ना है। लेकिन एक्चुअल 273 नहीं होता है, एक्चुअल होता है 273.5 होता है, लेकिन 273 5 छोटा होने की वजह से जल्दी 2015 नहीं लिखा जाता, 273.15 ही लिखा जाता, 273 ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं 273.15 रहेगा तो उसी वही आंसर होगा। ठीक है, उसके लिए डरना नहीं है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, हाँ, का रिलेशन सी बराबर क्या होता है, अपन को क्या ना, के बराबर निकालने के लिए, के ज्यादा निकाल रहे हैं तो जोड़ के आंसर देंगे, के बड़ा वैल्यू है ना तो जोड़ के आंसर देंगे। इसे यहाँ 0 फुट कर दो, हो गया 273 केल्विन दोस्तों, यही ना कल बताया था। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से रिलेटेड वैसा ही बना सकते हो, 100 डिग्री से रिलेटेड वैसा ही बना सकते हो, 100 डिग्री से रिलेटेड वो वैसा ही बना सकते हो दोस्तों। 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिलेटेड कुछ नहीं है। जब टेम्परेचर कितना हो 100 डिग्री से सेंटीग्रेड, सी के मतलब सी का वैल्यू सेल्सियस में, सेंटीग्रेड का मतलब हुआ सी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो सी बराबर दिया तो सूत्र लिखूं, कितना होता है सी बराबर सूत्र सी बटा 5 बटा एफ माइनस 32 बटा 9। सी का वैल्यू इतना हो गया, सी के जगह पर 100 रखो, नौ ये हो गया 20, 20 नमा 80 से एफ बराबर कितना हो गया 212 हो गया दोस्तों। इसीलिए मैं पहले ही बताया था 100 डिग्री से रिलेटेड 212 आता है दोस्तों, ठीक है। अब केल्विन में निकालना है, तो केल्विन में निकालने के लिए क्या करोगे, फिर सूत्र लिखो, के बराबर होता है सी प्लस के 273 होता है, देखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री मानव शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको भी वैसा है, सी के जगह पर 37 फुट करना, और के सी के जगह पर 37 फुट होगा, तो सी के जगह पर 37 तो हल करके 98.6 आएगा, और यहाँ सी बराबर 37 रखेगा तो 273 37 जोड़ेगा ना तो 310 केल्विन आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए क्वेश्चन यही था, जय हिंद दोस्तों।